Hello student, today we are going to learn about potential energy। तो आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी के बारे में। पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या होता है? आपको मैंने काइनेटिक एनर्जी बताई थी, वीडियो भेज दिया था काइनेटिक एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कैसे होता है कि अगर कोई स्टेशनरी चीज़ हो तो उस चीज़ पर जब हम अपना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो चीज़ मूव होने लगती है। तो वो जो मूवमेंट है उसकी, उसे कहा जाता है काइनेटिक एनर्जी। जैसे हमने कैरम के कॉइन को हिट किया था तो कैरम की कॉइन मूव होने लगी थी, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी आ गई थी। उसी तरह और एक एग्जाम्पल हमने लिया था, हमारे जो मार्बल की गोटियां थी उसको दूसरे मार्बल से हमने हिट किया तो आगे वाली मूव होने लगती है। किसी एक बॉल से, स्टेशनरी बॉल से दूसरे स्टेशनरी बॉल को हीट किया तो वो बॉल मूव होने लगता है। तो हमने ये एग्जाम्पल देखे थे। तो जो मूव होने वाली कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसकी मूवमेंट हो रही है तो उसे हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी। लेकिन पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या होता है? तो पोटेंशियल एनर्जी में यहाँ पे आपको कुछ 3 एग्जाम्पल दिए हैं, पहले उन्हें समझ लो आप। तो जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है, एन एरो इज रिलीज्ड फ्रॉम अ स्ट्रेच बो। इसका मतलब क्या होता है कि अगर कोई एरो, मतलब जो धनुष्य बाण आपको पता है ना, तो वो बाण से अगर हमने तीर को खींचा है ना, एन एरो इज रिलीज फ्रॉम अ स्ट्रेच बो। एरो मतलब क्या होता है? वो बाण होता है, वो तीर होता है। वो तीर को हमने खींचा, स्ट्रेच किया बो से, बो मतलब बाण, ठीक है ना। तो खींचने के बाद क्या होगा? वो उसको रिलीज करो तो वो छूट के टारगेट पर जाएगा, ठीक है ना। जैसे राम लक्ष्मण जो है वो बाण चलाते थे तो बाण को छोड़ते थे और जो टारगेट है उस पर जाकर वो गिरता था। ओके, तो उसी तरह यहाँ पे किसी एरो को अगर तुम स्ट्रेच करते हो, ठीक है, तो वो और रिलीज करो, स्ट्रेच करके छोड़ दो उसको, तो वो अपने टारगेट पर हिट करेगा। उसी तरह वाटर केप्ड एट अ हाइट फ्लोज थ्रू अ पाइप इनटू द टैप बिलो। अब यहाँ क्या बोला है कि जो वाटर ऊपर में हाइट पर रखा हुआ है उसको अगर हमने पाइप से, टैप के द्वारा नीचे में पाइप पाइप से अगर फ्लो होने दिया जाए तो क्या होगा? मतलब ऊपर में अगर टैंक में पानी है तो उसका अगर अगर हमने नल खोल दिया, नीचे में नल है, सपोज जैसे अपनी ट्यूशन क्लास होती है तो ऊपर में टैंक होती है, ठीक है, तुम्हारे घर में ऊपर में टैंक होंगी पानी की, और जब तुम नल ओपन करते हो तो क्या होता है? उसमें से पानी निकल के आता है। पानी कहाँ पर है? ऊपर में रखा हुआ है, हाइट पर है पानी, और वो नीचे में आ रहा है, ठीक है, नल ओपन रिलीज करने से। थर्ड है, अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज रिलीज्ड, अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज रिलीज। अगर कोई मतलब स्प्रिंग है, स्प्रिंग सभी को पता है, तो उसको आप कंप्रेस्ड करो, उसको दबाओ, और दबाने के बाद फिर छोड़ दो, फिर क्या होगा? आप बताओ क्या होगा? वो रिलीज करेगी उसको तो वो हिल हिल के अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे जो 3 एग्जाम्पल दिए, इसमें आपको क्या ऑब्जर्व हुआ है? इसमें आपको ये ऑब्जर्व हुआ है कि एन एरो इज रिलीज फ्रॉम अ स्ट्रेच बोन। एरो को क्या हुआ है? जब स्ट्रेच किया तभी उसको रिलीज कर पाए आप। अब आप बोलोगे कि आपके पास धनुष्य बाण दे दिया है और आपको बोला कि बिना स्ट्रेच किए तीर को छोड़ना है, तो क्या ये पॉसिबल है? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। बिना स्ट्रेच किए वो कैसे रिलीज होगा? वो टारगेट को हिट करेगा क्या? जब तक कि आप बॉल को फेंकोगे ही नहीं दूसरे खिलाड़ी के तरफ, तब तक वो उसके तरफ जाएगा क्या? नहीं जाएगा। उसी तरह से जब एरो, तीर को आप छोड़ोगे ही नहीं तो तब तक कि वो कैसे आपके टारगेट को हिट करेगा? और वो भी उसको, एरो को, बो को आपको हाइट पर लेना होगा। आप बोलोगे मैं नीचे से ही छोड़ता हूँ तो वो कुछ दूरी पर जाएगा, लेकिन आप एक पोजीशन लोगे तभी वो टारगेट को हिट करेगा। उसी तरह अगर टैंक में ऊपर में पानी है किसी हाइट पर और नीचे के नल ओपन करो तो वो नल में से पानी निकल आता है,
लेकिन वही टैंक तुम नीचे में लगाओ और ऊपर के नल को ओपन करो, तो क्या पानी ऊपर जाएगा? नहीं। तो वाटर का ऊपर होना, हाइट पर होना ज़रूरी है। उसी तरह कंप्रेस स्प्रिंग, स्प्रिंग को दबाओगे मतलब उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज करोगे, उसकी पोजीशन क्या करोगे, चेंज करोगे, तभी वो क्या होगा, रिलीज होगा, तो वो हिलने लगेगा, अदरवाइज वो एज इट इज़ रहेगा। तो इससे हमें ये ऑब्जर्व होता है कि विच वर्ड डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन द अबोव एग्जाम्पल। ऊपर दिए गए एग्जाम्पल में ऑब्जेक्ट की कौन सी स्टेट डिस्क्राइब की हुई है कि एरो स्ट्रेच किया गया है, मतलब उसको खींचा गया, उसको अपने ओरिजिनल पोजीशन से चेंज किया, पोजीशन चेंज की, उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया है और कुछ हाइट पर रखा हुआ है उसको, एरो को। ठीक है, आपने ऊपर में खड़े होकर उसको पकड़ा हुआ है बो को, बो एंड एरो को। उसी तरह वाटर को हाइट पर रखा, तभी वो नीचे में आया नल के द्वारा। स्प्रिंग को कंप्रेस किया, उसके बाद वो रिलीज हुआ, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे यहाँ पे ऑब्जेक्ट का कॉन्फ़िगरेशन और उसकी पोजीशन चेंज हुई है। तो व्हेन डिड एनर्जी रिक्वायर्ड टू कॉज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट कम फ्रॉम, क्या बोला है, व्हेन डिड एनर्जी रिक्वायर्ड टू कॉज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट कम फ्रॉम, ऑब्जेक्ट की मोशन होने के लिए जो एनर्जी की ज़रूरत थी, वो एनर्जी कहाँ से आई, वो एनर्जी कहाँ से आई उनको, कि जब हमने उनकी पोजीशन चेंज की और उनका कॉन्फ़िगरेशन चेंज किया, तब जाके उनमें एनर्जी आई। मतलब स्प्रिंग को हमने क्या किया था, स्प्रिंग को कंप्रेस किया था, स्प्रिंग एज इट इज़ रखा हुआ है, तो और उसको हमने कुछ भी नहीं किया, तो वो अपने आप रिलीज होगा क्या, नहीं होगा ना। तो हमने क्या किया, अपना फोर्स अप्लाई किया और उसके बाद उसकी उसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया। उसी तरह वाटर को हाइट पर रखा, तब वो नीचे में फ्लो हुआ, है ना। तो यहाँ पे ये पोजीशन उनकी और कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने की वजह से उसमें क्या आया है, उसमें एनर्जी आ गई है। तो यहाँ पे इफ़ द ऑब्जेक्ट वी आर नॉट ब्रॉट इन दोज स्टेट्स वुड दे हैव मूव्ड, अगर ये जितने भी ऑब्जेक्ट मैंने लिए हैं, इनको अगर उस पोजीशन पर मैं नहीं रखती, उनका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं करती, तो क्या ये पॉसिबल था कि उनकी पोजीशन मतलब उनका ये चेंज हो जाता, उनकी स्टेट चेंज हो जाती, पॉसिबल था क्या, नहीं था। तो इसलिए इस पर से इसकी डेफिनेशन क्या होती है, द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्पेसिफिक स्टेट और पोजीशन, है कि नहीं। द एनर्जी स्टोर्ड इन एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में एनर्जी कब स्टोर्ड की गई, जब उसकी स्पेसिफिक स्टेट उसकी चेंज की और पोजीशन चेंज की, इज कॉल्ड इट्स पोटेंशियल एनर्जी, उसके जिसके वजह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। तो वो जो एनर्जी है, चेंज ऑफ स्टेट और पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, जो एनर्जी उस ऑब्जेक्ट के अंदर आई हुई है, उसे कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ना पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं। तो अब हम लेते हैं फ्लाइंग बर्ड, आपको पता है जो ऊपर में उड़ता है, बर्ड जब कोई भी पक्षी, कोई भी बर्ड जब ऊपर में उड़ता है, तो वो मूविंग होता है, और मूविंग होने की वजह से क्या है, उसमें काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, मूविंग ऑब्जेक्ट में काइनेटिक एनर्जी है, और वो हाइट पर है। बर्ड कभी भी हाइट पर उड़ता है ना, वो क्या ज़मीन पर चलता है क्या बर्ड, नहीं, बर्ड मतलब पक्षी, हाँ। तो वो ऊपर में हाइट में होने की वजह से उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो गई, और वो मूविंग है, इसीलिए उसमें काइनेटिक एनर्जी भी आ गई है। तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी को अगर प्लस कर दिया जाए दोनों एनर्जी को, तो हो जाता है इज इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी। तो के ई प्लस पीई, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मैकेनिकल
मैकेनिकल एनर्जी। ओके, समझ गया आपको ये। अब यहाँ पर और कुछ एग्जाम्पल दिए हैं। होल्ड अ चॉक एट अ हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द फ्लोर एंड रिलीज इट। यहाँ बोला है कि एक चॉक लो, सिर्फ 5 सेंटीमीटर उसको हाइट पर लेना है। 5 सेंटीमीटर, 5 मीटर नहीं बोला, हाँ सेंटीमीटर, आप स्केल से नाप सकते हो। उसको उतना ही हाइट पर पकड़ो और उसको रिलीज कर दो, छोड़ दो। क्या होगा देखो। नाउ स्टैंड अप स्ट्रेट एंड देन रिलीज द चॉक। अब क्या करो, सीधे खड़े हो जाओ और ऊपर से उस चॉक को रिलीज करो। फिर क्या होगा बताओ। मतलब देखो, आप एक्सपेरिमेंट कर कर देख सकते हो। इज देयर अ डिफरेंस इन द रिजल्ट ऑफ द टू एक्टिविटीज? इफ सो व्हाई? तो दोनों एक्टिविटीज में कुछ आपको डिफरेंस नजर आ रहा है क्या? और अगर आ रहा है तो वो क्यों? तो एकदम इजी है ना, कि अगर आप 5 सेंटीमीटर के हाइट से चौक को छोड़ोगे तो वो क्या होगा, 5 सेंटीमीटर मतलब बहुत ही कम होता है, चौक एज इट इज़ नीचे गिर जाएगा। ठीक है, लेकिन आप एकदम ऊपर से आप खड़े हो रहे हो और ऊपर से उसको फेंक रहे हो नीचे, तो उसके दो टुकड़े हो जाएंगे। ओके, मतलब ये डिफरेंस है कि नहीं, क्योंकि उसको कुछ हाइट से आपने रिलीज किया है। एक इस तो ये उसमें डिफरेंस था। अब हम देखेंगे एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी। टू कैरी एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m टू अ हाइट h above the earth's surface, a force equal to mg has to be used against the direction of the gravitational force। एक ऑब्जेक्ट कैरी किया है जिसका मास क्या है, m। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट का मास है m टू अ हाइट, उसकी हाइट है h अबोव द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस से उसकी हाइट है h एंड अ फोर्स इक्वल टू mg। फोर्स कितना है, mg। इट हैज़ टू बी यूज्ड अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क हो रहा है, तो इसीलिए एम जी, जी मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट नीचे अर्थ से लग के ऊपर में खड़ी है। ठीक है, ऊपर से नीचे नहीं गिर रही है, नीचे से ऊपर वो खड़ी है, जैसे हम अपन लोग खड़े रहते हैं ना, उस तरह। द अमाउंट ऑफ वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। तो इसका हम वर्क डन कैसे मतलब निकालेंगे, तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट ये है अर्थ सरफेस, ये ऑब्जेक्ट खड़ी है यहाँ से यहाँ पे, उसका मास है m और हाइट पूरी लेंगे हम h, और ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट वर्क हो रहा है, इसीलिए हम फोर्स लेंगे एम जी। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फॉर्मूला क्या है हमारा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स क्या है, एम जी, इसलिए यहाँ पे लिया है एम जी इंटू हाइट। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, इतना, मतलब जिसको हमने लिया एच, तो क्या हुआ एच, यहाँ पे एच लिया है। W इज इक्वल टू एम जी एच। ओके, सिंपल फॉर्मूला है, W इज इक्वल टू एम जी एच। तो therefore the amount of potential energy stored in the object because of its displacement P is equal to mgh। क्या बोला है यहाँ पे, सबसे पहले W इज इक्वल टू एम जी एच। कैसे आया आपको पता है, तो द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट में स्टोर्ड है, क्यों, बिकॉज ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इस हाइट पर से, हाइट पर है कोई भी चीज़, तो इसकी क्या हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हुई है। तो उस डिस्प्लेसमेंट की वजह से क्या हुआ है, उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी आ गई है। इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, P इज इक्वल टू एम जी एच। W इज इक्वल टू P होता है, इसीलिए P इज इक्वल टू एम जी एच। Therefore, displacement to height h causes energy equal to mgh to be stored in the object। इसका मतलब क्या हुआ है कि हाइट के वजह से डिस्प्लेसमेंट टू हाइट h causes एनर्जी। जो डिस्प्लेसमेंट की वजह से जो एनर्जी आई हुई है
वो किसके इक्वल है? mgh। mgh मतलब क्या होता है? मास, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड हाइट किसी भी ऑब्जेक्ट की। और वो किसके वजह से? ऑब्जेक्ट में जो स्टोर्ड है उसके वजह से। तो हाइट डिस्प्लेसमेंट जो है वो हाइट के वजह से आई हुई, हाइट के वजह सॉरी डिस्प्लेसमेंट जो है वो एनर्जी के वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ है, जो किसके बराबर है? mgh के बराबर है। किसी भी ऑब्जेक्ट में जो एनर्जी स्टोर्ड है उसके वजह से है। तो हमारा ये जो फॉर्मूला है काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला जो है वो है PE इज इक्वल टू mgh। मुझे लगता है आपको ये अच्छे से समझ गया होगा। तो इसका एक एग्जाम्पल देख लो आप। एग्जाम्पल, 500 किलोग्राम वाटर इज स्टोर्ड इन द ओवरहेड टैंक ऑफ अ 10 हाई बिल्डिंग। 10 मीटर हाई बिल्डिंग। क्या बोला है यहाँ पे? 10 मीटर की एक बिल्डिंग है, हाइट की एक बिल्डिंग है। अगर ये बिल्डिंग है तो इसकी हाइट कितनी है? 10 मीटर। ठीक है। तो उसमें 500 किलोग्राम की वाटर की टैंक है। इसके ऊपर एक वाटर टैंक है, उसमें कितना पानी? 500 किलोग्राम वाटर आएगा, इतना पानी उसमें स्टोर हो सकता है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द वाटर। अब उस टैंक में जो वाटर है उसकी पोटेंशियल एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है। तो H इज इक्वल टू 10 मीटर, जो हमने ये बिल्डिंग ली थी, ये बिल्डिंग का हाइट है H, और हाइट जो है वो 10 मीटर हाई, मतलब 10 मीटर लेना है। H इज इक्वल टू M इज इक्वल टू 500 किलोग्राम, क्योंकि जो टैंक है उसमें 500 किलोग्राम वाटर है, तो उसका मास हो गया टैंक वाटर का। तो M इज इक्वल टू 500 किलोग्राम एंड G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट रहता है, तो वो आपको एक तो दिया रहेगा या फिर आपको अपने मन से वहाँ पे लिखना पड़ेगा। G इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? PE इज इक्वल टू mgh। तो चलो वैल्यू पुटअप करो अभी। M 10 है, 10 इंटू 9.8 इंटू 500। तो P का आंसर कितना है? 49,000 जूल। अब जूल क्यों? तो वर्क एंड एनर्जी का फॉर्मूला सेम होता है, ठीक है। इसीलिए वर्क का फॉर्मूला अगर जूल है तो एनर्जी का फॉर्मूला भी कितना होगा? क्या होगा? जूल ही उसका यूनिट होगा, ठीक है। तो 10 इंटू 9.8 इंटू 500, इसको फिर आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 9, इसका पॉइंट थोड़ी देर के लिए निकाल लो, और 5 से अगर हम 98 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा, इसमें 45 में प्लस करो 49, ठीक है। ये आ गया 49, 490 आ गया इसका आंसर। तो 490, ये 20 और ये 10, ठीक है, हो गया 0.0। इसका 49,000.0 आंसर आता है। आंसर कितना आता है? 49,000.0 इतना। तो ये पॉइंट के बाद का ज़ीरो नहीं लिया जाता, तो आंसर इतना आ गया जूल। ठीक है, समझ गया आपको? अब यहाँ पे क्या बोला है? अजय एंड अतुल हैव बीन आस्क्ड टू डिटरमाइन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉल ऑफ मास m kept on a table as shown in the figure. What answer will they get? Will they be different? What do you conclude from this? क्या बोला है यहाँ पे? अजय और अतुल क्या कर रहे हैं? पोटेंशियल एनर्जी एक बॉल की डिस्क्राइब कर रहे हैं, और उस बॉल का वेट है m दिया गया है जो टेबल पर रखा गया है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं? अपनी पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहे हैं उस बॉल की अपने हाइट के हिसाब से।
जैसे आप लोग देख रहे हो कि अजय जो है वो उसकी उस बॉल तक की हाइट ज़्यादा होगी, वो यहाँ पर मतलब एकदम सरफेस पर खड़ा है इसलिए इतनी होगी h1 और इसकी h2 है। ठीक है, तो उनको क्या आंसर मिलेगा? विल दे बी डिफरेंट? क्या वो डिफरेंट होंगी? व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस? पोटेंशियल एनर्जी इज रिलेटिव, द हाइट ऑफ द बॉल विथ रिस्पेक्ट टू अजय एंड अतुल आर डिफरेंट, सो द पोटेंशियल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू देम विल बी डिफरेंट। ओके, आंसर बिल्कुल ईजी है इसका कि दोनों की हाइट जो है, अजय की हाइट h1 है और अतुल की हाइट h2 है, तो इनकी हाइट अब इसके द हाइट्स ऑफ द बॉल विथ रिस्पेक्ट टू अजय एंड अतुल आर डिफरेंट। बॉल की हाइट जो है अजय और अतुल के कंपैरिजन में डिफरेंट है ना। अजय से बॉल काफ़ी दूर है और अतुल से थोड़ा पास में है लेकिन थोड़ा सा हाइट पर ही है, तो पोटेंशियल एनर्जी दोनों की डिफरेंट होगी। ठीक है, दोनों की डिफरेंट होंगी पोटेंशियल एनर्जी, तो उसका आंसर डिफरेंट, कंक्लूजन क्या रहेगा? डिफरेंट निकलेगा। ठीक है, तो आज आप इतना अच्छे से स्टडी कर लो, इसकी डेफिनेशन आपको लिखना है। स्टूडेंट, आपको आज के वर्क में क्या क्या करना है, तो आपको ये डेफिनेशन यहाँ से यहाँ तक की लिखनी है। ठीक है, फिर आपको ये जो फॉर्मूला है वो पूरा लिखना है, यहाँ तक के पूरा, यहाँ तक के पूरा आपको लिखना है। और ये जो एग्जाम्पल है वो भी आप कॉपी में कर लो अच्छे से, ये करने की ज़रूरत नहीं है, समझने के लिए है। ओके, पोटेंशियल एनर्जी के और अगर कुछ एग्जाम्पल्स आपको आते होंगे तो वो आपको 3 एग्जाम्पल, कम से कम 3 एग्जाम्पल अपने मन से आप लोग मुझे भेजो कि मैडम ये भी आ सकता है पोटेंशियल एनर्जी का एग्जाम्पल, तो आप लोग मुझे लिख के भेजो। उसी तरह मैंने एनर्जी के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स बताए थे, तो वो फॉर्म्स भी मुझे कॉपी में लिख के भेज दो। कल नेक्स्ट टॉपिक अपन कल के पीरियड में देखेंगे। ओके, थैंक यू।